गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी ऐसा हुआ है कि कोई विज्ञापन देखकर लगा हो, वाह क्या कमाल का ऐड है, लेकिन फिर सोचा हो कि भाई ये सामान खरीदेगा कौन? बिल्कुल। या फिर इसका उल्टा, किसी कंपनी की बिक्री तो आसमान छू रही है लेकिन उनके विज्ञापन एकदम बोरिंग है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि हम किसी विज्ञापन की सफलता को नापते कैसे हैं? क्या इसका पैमाना सिर्फ सेल्स के नंबर है या कुछ और? यही सबसे बड़ी गुत्थी है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे मार्केटिंग मॉडल पर बात करने वाले हैं जो कहता है कि विज्ञापन का काम सिर्फ सामान बेचना नहीं है। और इसका नाम है डागमार। डागमार। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये है क्या, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या आज की दुनिया में ये काम का है भी या नहीं? चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसके नाम से ही, डागमार। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के रोबोट का नाम लगता है। इसका मतलब क्या है और ये आया कहां से? बिल्कुल, नाम तो थोड़ा अजीब है। डैगमार असल में एक एक्रोनिम है। इसका पूरा नाम है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। ओह, काफी लंबा है। हाँ, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं। इसका सीधा सा मतलब है विज्ञापन के लिए ऐसे गोल सेट करो जिन्हें नापा जा सके। मतलब हवा में बातें नहीं, ठोस नंबर्स में बात करो। अच्छा। और इसे 1961 में रसल एच कोली नाम के एक शख्स ने अपनी किताब में पेश किया था। 1961? ये तो काफी पुरानी बात है। उस वक्त इसमें ऐसा क्या नया था? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में ज्यादातर कंपनियां AIDA नाम के एक मॉडल पर चलती थीं। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। हाँ, ये तो सुना है। तो सब कुछ सीधे सीधे बिक्री से जुड़ा था। कोली ने आकर कहा, एक मिनट रुकिए, विज्ञापन कोई सेल्समैन नहीं है। उन्होंने कहा विज्ञापन का असली काम है कम्युनिकेशन, यानी संवाद करना। और ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी सोच थी। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक विज्ञापन का काम सेल्समैन का नहीं बल्कि एक टीचर का है, जो पहले बताता है, फिर समझाता है और फिर यकीन दिलाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही डैगमार का सार है। कोली ने कहा कि कोई भी ग्राहक सीधे दुकान पर जाकर सामान नहीं खरीदता, उसके दिमाग में एक पूरी यात्रा चलती है। एक सफर? हाँ, एक सफर। और डैगमार इसी यात्रा को 4 पड़ाव में बांटता है। अच्छा, तो क्या है ये 4 पड़ाव? एक ग्राहक को सिर्फ जागरूक करने से लेकर उससे कुछ खरीदवाने तक का ये सफर कैसा होता है? इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जिस पर ग्राहक एक एक कदम ऊपर चढ़ता है। ठीक है। सबसे पहला पायदान है जागरूकता, अवेयरनेस। यहां विज्ञापन का बस एक ही काम है, बाजार को बताना, हेलो हम आ गए हैं, या हम यहां हैं। बस ध्यान खींचना। बस ध्यान खींचना। लोगों के दिमाग में ब्रांड या प्रोडक्ट का नाम डाल देना। और ये सिर्फ नए प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है ना,
मान लीजिए कोई पुराना ब्रांड जैसे जैसे नोकिया बाजार में वापसी कर रहा है, तो उनका पहला काम भी यही होगा। बिल्कुल सही उदाहरण। उनका पहला काम भी यही होगा, लोगों को ये याद दिलाना कि हाँ, हम अभी भी मार्केट में हैं। सही है। जागरूकता पैदा करने के बाद दूसरा पायदान आता है समझ, कॉम्प्रिहेंशन। ओके। अब लोगों को पता चल गया है कि आप मौजूद हैं। अगला कदम है उन्हें ये समझाना कि आप हैं क्या, आपका प्रोडक्ट क्या करता है, ये उनकी कौन सी समस्या सुलझाएगा। अच्छा, तो यहाँ जानकारी देने का काम होता है। बिल्कुल। जैसे कोई नया फोन लॉन्च होता है तो विज्ञापन उसके कैमरे के मेगापिक्सल्स या बैटरी लाइफ के बारे में बताता है। ये समझ वाला चरण है। ठीक है, तो पहले ध्यान खींचा, फिर प्रोडक्ट के बारे में समझाया, अब तो ग्राहक को खरीदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अभी सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी पायदान बाकी है। तीसरा पायदान, विश्वास, कन्विक्शन। विश्वास? हाँ, सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता। सोचिए फेविकॉल के विज्ञापनों के बारे में। वो कभी नहीं कहते कि हमारा गोंद खरीदो। नहीं, वो तो कहानियां सुनाते। बिल्कुल, वो सालों से बस एक यही विश्वास बना रहे हैं, मजबूत जोड़। जब आपके दिमाग में ये विश्वास बैठ गया तो एक्शन तो अपने आप होगा। सही बात है। तो इस चरण में ग्राहक के मन में ये यकीन पैदा करना होता है कि ये प्रोडक्ट बाजार में मौजूद दूसरे विकल्पों से बेहतर है और यही उसके लिए सही है। और आखिर में जब विश्वास बन गया तब आता है एक्शन। हाँ, जहां असल बिक्री होती है। चौथा और आखिरी पायदान है कार्यवाही, यानी एक्शन। अब ग्राहक मानसिक रूप से तैयार है, तो अब उसे बस एक छोटा सा धक्का चाहिए। बिल्कुल। यहाँ विज्ञापन का काम उसे हल्का सा धक्का देना है। ये धक्का 50% ऑफ का डिस्काउंट हो सकता है, ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लास्ट्स की जल्दी हो सकती है, या बस एक याद दिलाना कि अब खरीद लो। तो ये पूरी यात्रा है, जागरूकता से समझ, समझ से विश्वास और विश्वास से कार्यवाही तक। बिल्कुल यही। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि ये थियरी सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन असल दुनिया में इसके लक्ष्य दिखते कैसे हैं। हाँ। हमारे स्रोत में एक उदाहरण दिया है। कॉलेज के छात्रों के बीच 6 महीनों में ब्रांड जागरूकता को 20% से बढ़ाकर 50% करना। ये सिर्फ ये कहने से कैसे अलग है कि हमें कॉलेज के छात्रों को अपना सामान बेचना है। ये एक शानदार उदाहरण है और यही डैगमार की असली ताकत है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ठीक है। पहला, ये लक्ष्य विशिष्ट है, स्पेसिफिक। लक्ष्य बिक्री बढ़ाना नहीं बल्कि ब्रांड जागरूकता बढ़ाना है, एकदम साफ। बिल्कुल साफ। दूसरा, ये मापने योग्य है, मेजरेबल। इसे हम नाप सकते हैं 20% से 50% तक। मतलब कैंपेन से पहले और बाद में सर्वे करके पता चल जाएगा कि हम सफल हुए या नहीं। और इसमें यह भी साफ है कि बात किससे करनी है और कब तक करनी है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है लक्षित दर्शक, टारगेट ऑडियंस, यानी कॉलेज के छात्र। कंपनी हर किसी पर पैसा बर्बाद नहीं कर रही। सही। और चौथा, एक तय समय सीमा है, 6 महीने। तो हमें पॉपुलर बनना है, जैसे हवाई लक्ष्य की जगह आपके पास एक ठोस नापा जा सकने वाला प्लान है। सबको पता है कि क्या करना है, किसके लिए करना है और कब तक करना है। बिल्कुल। ये थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल दुनिया में जहां कंपनियों पर सेल्स का इतना प्रेशर होता है, क्या वो वाकई से अपनाती हैं? इसका फायदा क्या होता है उन्हें? देखिए, इसके फायदे बहुत सीधे और तार्किक हैं, जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इससे बेहतर प्लानिंग होती है। कैसे? जब आपको पता है कि आपका लक्ष्य कॉलेज के छात्रों तक पहुंचना है, तो आप अपना पैसा और मेहनत उन्हीं जगहों पर लगाएंगे जहां वे मिलते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कॉलेज फेस्टिवल्स। हाँ। और दूसरा, इससे सबकी जिम्मेदारी तय हो जाती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी और कंपनी दोनों को पता होता है कि सफलता का पैमाना क्या है। बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और शायद इससे रचनात्मकता को भी एक दिशा मिलती होगी। हाँ, ये तीसरा फायदा है। क्रिएटिव टीम को पता होता है कि उन्हें एक ऐसा विज्ञापन बनाना है जो जागरूकता बढ़ाए या विश्वास पैदा करें। इससे उनका काम ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ग्राहक के दिमाग में झांकने पर मजबूर करता है। आप सिर्फ सेल्स के आंकड़े नहीं देखते, आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका विश्वास कितना है, ये नापना तो मतलब लगभग नामुमकिन है ना? क्या ये इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया।
डैगमार की आलोचना करने वाले यही सबसे पहला मुद्दा उठाते हैं। अच्छा। विश्वास या समझ जैसी चीजें इंसानी भावनाएं हैं। आप इन्हें किसी थर्मामीटर से नहीं नाप सकती। सर्वे और फोकस ग्रुप से आप अंदाजा लगा सकती हैं, लेकिन 100% सटीकता से इन्हें मापना बहुत बहुत मुश्किल है। ये तो है। ये इसकी पहली और सबसे बड़ी सीमा है। और एक दूसरा सवाल भी है, मान भी लें कि हमने विज्ञापन से लोगों में विश्वास जगा दिया, पर बिक्री तो और भी 100 चीजों पर निर्भर करती है। बिल्कुल। अगर हमारा प्रोडक्ट दुकानों पर मिल ही नहीं रहा, या उसकी पैकिंग खराब है, या दाम ज्यादा है, तो क्या होगा? एकदम सही सवाल। और यहीं पर डैगमर की दूसरी बड़ी कमी सामने आती है। ये मॉडल बाकी सभी बाहरी कारकों को नजरअंदाज कर देता है। मतलब? इसे ऐसे समझिए कि आपने किसी रेस के लिए दुनिया के सबसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग ली, आपकी तैयारी एकदम पक्की है, लेकिन रेस वाले दिन अगर बारिश हो जाए या ट्रैक ही खराब हो तो आप नहीं जीत पाएंगे। सही बात। डैगमर सिर्फ आपके विज्ञापन वाली तैयारी देखता है, बाजार का मौसम कैसा है ये नहीं देखता। मतलब मान लीजिए हमने डैगमार के हिसाब से परफेक्ट ऐड बनाया, जागरूकता 20% से 80% हो गई, लेकिन तभी हमारे कॉम्पिटिटर ने 50% डिस्काउंट दे दिया, अब क्या होगा? बस आपका सारा किया कराया बेकार हो सकता है, बिक्री गिर जाएगी और लोग कहेंगे कि विज्ञापन फेल हो गया, जबकि विज्ञापन ने तो अपना काम बखूबी किया था। सही है। और इसकी एक तीसरी कमी भी है जो छोटी कंपनियों के लिए ज्यादा मायने रखती है। वो क्या? इस मॉडल को लागू करने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। कैंपेन से पहले सर्वे, कैंपेन के बाद सर्वे, इसमें समय और पैसा दोनों बहुत लगते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, ये तो मैं समझ सकता हूँ। मुझे याद है मेरे करियर की शुरुआत में हम एक छोटे से स्टार्टअप के लिए काम कर रहे थे। हमने एक्शन यानी बिक्री पर इतना जोर दिया कि हम विश्वास बनाना ही भूल गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? नतीजा, शुरुआती कुछ डिस्काउंट्स के बाद बिक्री एकदम ठप हो गई। शायद तब हमें DAGMR की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास वैसे संसाधन ही नहीं थे। ये एक बहुत ही आम कहानी है। ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। क्या रिसर्च पर खर्च किया गया समय और पैसा उससे मिलने वाली स्पष्टता के लायक है? इसका जवाब हर कंपनी के लिए अलग होता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि डैगमार एक फ्रेमवर्क है जो विज्ञापन की दुनिया को सेल्स के चश्मे से नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन या संवाद के चश्मे से देखता है। बिल्कुल। ये कहता है कि ग्राहक जागरूकता, समझ, विश्वास और फिर कार्रवाई, इन 4 सीढ़ियों से होकर गुजरता है। हमने इसकी ताकत को भी समझा। ये प्लानिंग को आसान बनाता है, सबको एक लक्ष्य देता है और ग्राहक की सोच पर ध्यान केंद्रित करता है। सही। और हमने इसकी कमजोरियों पर भी बात की कि दिमाग की भावनाओं को नापना मुश्किल है, ये बाजार के दूसरे फैक्टर्स को नजरअंदाज करता है और ये महंगा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो शुरुआत में ये बात साफ है कि बिक्री पर सिर्फ विज्ञापन का असर नहीं होता, और आज के दौर में ये बात 1961 के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा सच है। सही बात है। और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या? कितना नियंत्रण बचा है? बहुत कम। एक खराब ऑनलाइन रिव्यू, किसी यूट्यूबर का एक नेगेटिव वीडियो, या व्हाट्सएप पर दोस्तों के बीच फैली कोई बात लाखों रुपए के विज्ञापन अभियान पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या डैगमार जैसा मॉडल, जो विज्ञापन को एक सीधी नियंत्रित प्रक्रिया के रूप में देखता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या फिर इसे आज के इस बिखरे हुए अनियंत्रित डिजिटल माहौल के लिए एक बड़े अपडेट की जरूरत है? एक डैगमार 2.0 की तरह। हाँ, एक ऐसे अपडेट की जो ऑनलाइन रिव्यू, इन्फ्लुएंसर और मीम्स को भी अपने समीकरण में शामिल करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं।